यहाँ तक आपको हम कल बता चुके थे कि अकाउंट क्या होता है, तीन गो, कौन कौन, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या था, जब हम किसी खास व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, जब हम खास व्यक्ति से पैसा ले रहे हैं तो वो क्या हो गया, पर्सनल। रियल क्या होता है, जो एसेट और लायबिलिटी की जब चर्चा आ जाए तो इसमें मारेंगे। और नॉमिनल क्या होता है, ऑल द एक्सपेंस, और हो गया इनकम। ये तीन चीज हम आपको पहले कल बता दिए थे। अब इसका हमको सीखना है कुछ रूल। अब रूल क्या होता है, तो अब ये देखिए, ये तीन अकाउंट जो है वो तीनों, इसमें दो दो व्यक्ति होते हैं। अगर हम मान लीजिए कि आप मान, ये हम कहते हैं कि हम किसी से माल खरीदे या हम किसी को माल बेचे, या हम कहते हैं कि हम किसी से पैसा लिए या हम किसी को पैसा दिए, तो बताइए एक एंट्री में कम से कम दो लोग हैं कि नहीं। एक तो हम मान लीजिए कि हम आप ही को पैसा दे रहे हैं, तो एक आप हो गए रिसीव करने वाले और एक हो गए हम देने वाले। आपसे अगर हम कुछ खरीद लिए तो आप बेचने वाले हो गए और हम खरीदने वाले हो गए। आप लाने जाते हैं ना, दूध लाने जाते हैं ना रोज, तो आपका एक दुकानदार होता है दूध देने वाला और एक होता है आप लेने वाला। फिर आप क्या करते हैं, आप पैसा दिए और फिर पैसा उसके पास चला गया, मतलब 4 बार ट्रांसफॉर्मेशन होता है। दूध वो दिया, आप लिए, पैसा आप दिए, वो लिया। मतलब ये दोनों हमको फाइंड करना होता है कि कौन किधर पैसा किधर गया और ये क्या किया, उसका एंट्री जो हम फाइंड करते हैं उसी को बोलते हैं ये अकाउंट। और ये अकाउंट जो है ये तीनों के बेस पर बनाया जाता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और हमको ये अब जानना पड़ेगा कि कौन पर्सनल होता है, कौन रियल होता है और कौन नॉमिनल होता है। ये एंट्री में हमको अपने से फाइंड करना होगा। ये लिख करके नहीं आएगा, ये लिख करके नहीं आएगा कि ये किस में जा रहा है, लेकिन आपको अपने से फाइंड करना होगा। जैसे कि हम आपको एक कुछ एंट्री बताते हैं और आप हमको बताइए। अगर हमने मान लीजिए कि हम खरीदे परचेज लैपटॉप फ्रॉम डेल कंपनी एट SP वर्मा रोड, तो आप हमको बताइए ये क्या मतलब हुआ, ये किस में जाएगा। हमने एक लैपटॉप परचेज किया है डेल कंपनी से, वहां पर जो है, और SP वर्मा रोड जगह है वहां से, बताइए तो हम क्या, इसका ये कौन जाएगा, ये पर्सनल होगा कि रियल होगा कि नॉमिनल होगा। रियल इसलिए होगा क्योंकि लैपटॉप है और लैपटॉप 1 साल से अधिक चलने वाली वस्तु है, मतलब ये वाली जो चल जाएगी ये रियल में चला जाएगा। अब और हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर लिख दिए कि हम पेड सैलरी टू रमेश, तो बताइए अब हम अगर रमेश को सैलरी पेड करेंगे तो वो किस अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, पर्सनल, रियल की नॉमिनल। अगर हम सिंपल है रमेश को पेड कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पर्सनल अकाउंट में जा रहा है। ये समझ में आ रहा है ना। देखिए टैली जो है, आपको हम कल भी इस पर चर्चा किए थे कि अकाउंट्स ही है पूरा इसको अकाउंट कहा जाता है, जिसका लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक पढ़ा लिखा आदमी लोन लेता है और एक अनपढ़ आदमी लोन लेता है, दोनों में अंतर हो जाता है कि नहीं। आपको अगर हम 2 लाख रुपया दे दें और कहें कि जाइए इस 2 लाख को कल मल्टीप्लाई करके 4 लाख बना दीजिए, 6 लाख बना दीजिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं कर पाइएगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी बढ़िया नहीं है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल ज्ञान आपके पास नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है कि वो पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ से निकालना है, कैसे उसका आउटपुट आएगा, ये आप अगर बिजनेस स्टडी नहीं किए हैं तो वो आपका पैसा खर्च भी हो जाएगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि वो पैसा कहाँ खर्च हो गया। ये बात रियल है कि नहीं है। अगर किसी फाइनेंशियल जो पढ़ा हुआ है अकाउंट्स, उसको 2 लाख दीजिए, और जो नहीं पढ़ा है, कुछ और पढ़ा है, जो बीटेक किया हुआ है, ओकरा को 2 लाख दीजिए, और दोनों को मिलाइए। जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज, और बीटेक वाले के पास भी हो सकता है और इसके वाले के पास हो सकता है, लेकिन जिसके पास रहेगा वही उसको 2 को 4 करेगा, 4 को 6 करेगा, 6 को 8 करेगा, और नहीं तो नॉर्मली वो 2 लाख भी खर्च हो जाएगा। और ये चीज़ समझ में हम लोग को नहीं आता है, और यही ये चीज़ हमको पढ़ना होता है कि हमारा जो पैसा है उसको किस तरीके से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यह एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। ये बहुत मुश्किल है करना। ये आप भले आपको सुनने में आसान लग रहा है कि 1 से 2, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि खर्च ज़्यादा होता है और इनकम नहीं होता है। कहीं भी देख लीजिए, अगर आपको कहा दे कि एक बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, तो भले आपको 5 रुपये का भी बिजनेस अगर करना है तो कम से कम आपको 1 लाख 1.5 लाख रुपया लगाना ही पड़ेगा। अब आपको एक छोटा सा साइबर खोलना है ना, तो 1 लाख रुपया लग जाएगा। अगर आप 60,000 का लैपटॉप खरीदिएगा, 20,000 का प्रिंटर खरीदिएगा, 3,000 का लैमिनेटर खरीदिएगा, हो गया ना 1 लाख। 2-4 हज़ार कम हुआ, एक 80-85 हज़ार तो हो गया, कहानी खत्म। और आपका हाँ एक 20-25 हज़ार का बैटरी लगाना पड़ेगा, 5,000 का इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, तब आपका एक साइबर तैयार हुआ। तब आपसे कोई 1 रुपये का जीरोक्स प्रिंट करवाने आएगा, समझे।
और यही चीज इसमें पढ़ाया जाता है कि अब ये खर्च करने के बाद अब उस 1 रुपए से किस तरीके से कमाया जाए, ये होती है फाइनेंशियल ज्ञान। और अगर ये लाइफ में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं रहेगा ना तो आपको पूरी लाइफ प्रॉब्लम होगी, पूरी लाइफ। आप कितना भी रुपया कमा लीजिएगा, अगर आप 20 लाख रुपया पर महीना कमा रहे हैं, अब फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो वो जैसे बूढ़े होइएगा और सैलरी बंद होगा वो पैसा झट से उड़ जाएगा, ये होती है। और जिसके पास नॉलेज है फाइनेंशियल का, वो आराम से अगर कम भी कमा रहा है तो उसको बस मालूम होना चाहिए कि इन्वेस्ट कहाँ करना है। इन्वेस्ट आप कार में इन्वेस्ट कर दीजिए, वो फॉर्च्यूनर में इन्वेस्ट कर दीजिए, ये सब पैसा मतलब बेकार नहीं होता है, लेकिन ये पैसा बैठ जाता है। जैसे कि अब तुम्हारे पास 4 लाख रुपया था, तुम 4 लाख का एक 4 व्हीलर खरीद लिए, ठीक है, खरीद लिए ना, तुम्हारा पैसा खर्च हो गया। क्या वो अब पैसा आपको कमा के नहीं देगा? क्योंकि आपने उसको पर्सनल यूज के लिए खरीदा है। अगर आप वहां भी किराए के लिए खरीदे हैं तो भी वो भी ठीक है। अगर आप वो गाड़ी 4 व्हीलर खरीद के किराया लगे कमाने तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप पर्सनल यूज के लिए खरीदे तो वो पैसा क्या होगा, आपका बैठ गया और बैठ गया। अब उसमें और पैसा लगेगा ना कि उसमें से निकलेगा। अब उसका तेल, उसका सर्विस, उसका मेंटेनेंस, तो अब 4 लाख के ऊपर भी पैसा आपका उसमें जाएगा। और यही जो फाइनेंस जिसको कमजोर रहता है वो ये गलती कर देते हैं। तो इसी चीज का हम लोग इसमें स्टडी करेंगे ये अकाउंट में कि हमको कर्ज लेना चाहिए तो किस तरीके से लेना चाहिए, कर्ज कहाँ लेना चाहिए, कहाँ कर्ज नहीं लेना चाहिए, किन किन कर्जों से बचना चाहिए। एक सरकार की बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि अगर आप हमसे 5 लाख लीजिएगा तो ढेर इंटरेस्ट लेंगे, 10 लाख लीजिएगा तो कम इंटरेस्ट लेंगे। आप समझ रहे हैं, आपका लायबिलिटी और बढ़ा रहा है वो। अरे अगर वो 5 लाख पे 10 रुपया ले रहा था, ठीक है, तो वो आपको 10 लाख पे 20 उसको लेना चाहिए था तो वो 15 लेगा, ठीक है। लेकिन आपका लायबिलिटी क्या कर दिया, दुगुना से मल्टीपल, क्योंकि इसका भी इंटरेस्ट ले ही रहा था, ये भी आपको पहना दिया और थोड़ा सा इंटरेस्ट में छूट दे करके लायबिलिटी आपका, ये सरकार की पॉलिसी है। और ये सरकार के अंदर बैठा हुआ है फाइनेंशियल एडवाइजर जो कि ये पॉलिसी निकालता है कि किसी ना किसी तरीके से हमारा ही फायदा है। तो ये सब लोनों से हमको बचना चाहिए, जो कि हम आपको फाइनल अकाउंट में पढ़ाएंगे। ये सब चीजें अभी हम लोग को पूरा बेसिक पहले कवर करना होगा। अब देखिए इसमें से हमारा पहला अकाउंट क्या था, पर्सनल अकाउंट था ना। तो ये अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये रूल है अकाउंट्स का, अकाउंट का रूल है। जैसे कि अकाउंट 3 को होता है, पर्सनल, ईयर, नॉमिनल। अब ये तीनों कुछ ना कुछ कहता है जिसका अभी हम आपको रूल लिखाने जा रहे हैं, और इसी को कहा जाता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, या गोल्डन रूल है। बाद में लिख लीजिएगा, अभी समझ लीजिए इसको, थोड़ा सा इसमें समझना है। ये गोल्डन रूल अब तीनों का होगा, जिसमें से पहला क्या बोलता है, पहला वाला कौन अकाउंट होता है बताइए, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि जब जब हम किसी व्यक्ति को पैसा देंगे या जब हम किसी व्यक्ति से पैसा लेंगे, उस एंट्री किसको मारेंगे, कहां मारेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर। मतलब यहां पे 2 विद्यार्थी है, एक आप हो गए और एक लेने वाला हो गया, या वो देने वाला हो गया और आप लेने वाला हो गए। अब उसमें 2 लोग हैं जिसको हमको करना है, एक को डेबिट और दूसरा को क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट क्या होता है, हम जब जब आप लोग को लिखेंगे डीआर और जब लिखेंगे सीआर तो आप समझ जाइएगा डेबिट हो गया, ये डीआर मतलब डेबिट और सीआर मतलब क्रेडिट। तो हम बार बार ऐसे लिखेंगे डीआर और सीआर। डीआर का मतलब, और सीआर देखे हैं, सीआर कोई नहीं देखा है, सीआर आप देखे हैं, पटना के होंगे तब आप नहीं देखे होंगे। अगर गांव वगैरह में एक बाउल करता है वो लोग, अरे वो एक कुत्ते की पर ही जैसा होता है। हाँ नहीं, लोमड़ी अलग होता है, लोमड़ी आवाज नहीं करता है, सियार आवाज का आप देखे हैं। अब जो कहा जाए, शाम के समय में अक्सर जो ना बहुत रात और बहुत मतलब सामने एक गदबेरा जो होता है उसमें वो लोग अपना बोलता है, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ सीआर का मतलब वो नहीं है, यहाँ सीआर का मतलब क्रेडिट होता है और डीआर का मतलब डेबिट होता है। इसमें 2 व्यक्ति, अब देखिए यहां पर जो रिसीव कर रहा होता है उसको डीआर कर देते हैं और जो दे रहा होता है उसको सीआर कर देते हैं। ये यहां पर अब ये किस तरीके से करते हैं, यहां हम पूरा इसका लाइन लिखते हैं कि डेबिट द रिसीवर एंड
क्रेडिट द, जिसके पास पैसा जाएगा ये मायने रखता है, आपको बस एंट्री में एक ही देखना है, वो पैसा दे रहा है, वो क्या क्या एंट्री आएगा, पैसा दे रहा होगा, पैसा ले रहा होगा, माल खरीद रहा होगा, माल बेच रहा होगा, या कुछ उधार लाया होगा, या कुछ उधार देगा, कभी कभी नगद भी लेगा, नगद भी देगा, कभी कभी उधार लेगा, कभी उधार देगा, कभी सैलरी लेगा, कभी सैलरी देगा। आपको बस इतना ही देखना है कि पैसा किसके पास गया, ये सबसे बड़ा मायने रखता है। पैसा कहाँ गया, धन कहाँ गया, संपत्ति, ये सब आपको देखना है कि जो हमारे पास था वो किसके पास गया। जिसके पास जाता है उसी को डेबिट करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर आपसे हम 2 लाख रुपया लिए, आपसे अगर हम 2 लाख रुपया लिए, तो बताइए मेरे ऊपर वो लाइबिलिटी हो गया कि शॉर्ट हो गया? लाइबिलिटी हो गया। अगर हम आपसे का, आप छोड़िए वो सब छोड़िए, आपसे हम फीस लेते हैं ना, आपसे फीस लेते हैं, मान लीजिए कि आपने मेरा फुल पेड कर दिया, तो फुल पेड कर दिया तो मेरे पास वो लाइबिलिटी हो गया कि शॉर्ट हो गया? लाइबिलिटी है, तुमको 6 महीना पढ़ाना पड़ता है। आप हमको पेमेंट कर दिए, आप मेरा क्लियर कर दीजिए, आप मेरा फी भर दिए, तो अब मेरा लाइबिलिटी हो गया ना कि तुमको 6 महीना तक पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा के भेजना। तो मतलब जब पैसा हमको आएगा तो हम डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे? आप अपने से सोच के बताइए। हम गिवर कैसे हैं? गिवर तो आप थे, हम तो रिसीवर है ना। पेमेंट आप हमको किए, आप मेरे ऑफिस में आके पेमेंट किए, तो हम रिसीवर हो गए ना। और ये रिसीवर को क्या करना है? डेबिट करना है। और आप दे रहे हैं तो अब आप हो गए क्रेडिट, क्योंकि अब आप एक बार पेमेंट करके आप निश्चिंत हो गए, अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको रोज आना है, पढ़ाना, आपको पढ़ के जाना है। और मेरा काम क्या है? एक बार आपसे पैसा ले लिए, अब हमको पूरा वो मेरे ऊपर लायबिलिटी हो गया कि 6 महीना तक आपको पूरा अपना सेवा देना। अब जब कोई रिसीवर आ जाए, जब कोई रिसीवर आ जाए, चाहे वो सैलरी, रेंट, किराया, मजदूरी, ये जब रिसीवर आ जाए उसको आप डेबिट कर दीजिएगा। क्योंकि आप दे रहे हैं तो आप अपने आप को क्रेडिट कर लीजिएगा। अब हमको बताइए कि अगर हमने लिखा पेड सैलरी टू मोहन 50,000, गजब इसको पैसा दे दिए, 50,000 रुपया अगर सैलरी है, आज के डेट में कितना, किसका इतना सैलरी है? अब इसमें बताइए डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा? डेफिनेटली डेबिट मोहन होगा। और क्रेडिट क्या हो गया? क्रेडिट में देखिए यहाँ हमने इसको क्या दिया है? 50,000 मतलब कैश दिए हैं ना, तो जो देते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। और इस तरीके से आगे से अब जितना भी जर्नल आएगा इसी को बोलते हैं, ये जो सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है इसको बोला जाता है जर्नल। और ये हमको जर्नल अभी बनाना सीखना है, और ये जर्नल हम इसी की मदद से बनाना सीखेंगे, ये अकाउंट्स के रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक बार मेरे साथ बोलिए कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द, देने जो पा रहा है, जो रिसीव कर रहा है उसको डीआर करते हैं, और जो दे रहा है उसको सीआर करते हैं। इसमें लड़का अक्सर कंफ्यूज करता है, इसलिए एकदम इसको कंफर्म याद रखिएगा कि पैसा उसी के पास जाता है, जिसके पास जाता है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर हम आपसे कहते हैं कि परचेज कैश, यहां परचेज फॉर अकाउंट्स का मतलब ये के लिए नहीं होता है, से होता है। परचेज फॉर कैश, और मान लीजिए कि हमने कर दिया इस बार 20,000 का माल खरीदते हैं, तो बताइए इसमें अब तो नाम तो दिया नहीं है, यहाँ हम लिख देते हैं परचेज लैपटॉप। अब हमको बताइए कि डेबिट कौन होगा और क्रेडिट कौन होगा? परचेज डीआर होगा क्या? थोड़ा सा सोचा जाए। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परचेज लैपटॉप फॉर कैश। अब इसको थोड़ा स्लो मोशन में सोचिएगा, स्लो मोशन में। यहाँ पर लिखा है कैश, कैश का मतलब क्या हो गया? नगद। कैश का मतलब हो गया नगद। ये नगद माल क्या किया? खरीदा है। अब देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है जो क्या कर रहा है? नगद माल खरीद रहा है। यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है जो माल परचेज करने आया है, नगद परचेज करने आया है, ठीक है। हम हो गए दुकानदार, हम बेचने वाले हो गए। ये क्या करेगा? पैसा किसको देगा? हमको देगा। और ये हमसे क्या ले जाएगा? लैपटॉप। इसके पास क्या आया? लैपटॉप आया। लेकिन लैपटॉप आने के पहले इसके पास चला क्या गया? तो जब ये एक्सपेंस हो जाए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? लैपटॉप को कर देंगे डीआर, और कैश को, क्योंकि ये कैश दे दिया तो कैश कर देंगे। ये आपको इस तरीके से बनाना है। थोड़ा बहुत अगर आपका कन्फ्यूजन बच गया है
तो घबराइए नहीं, जर्नल हम इतना मारना है जर्नल इसमें कि एकदम ये आपको सोए रहिएगा, उसके बाद भी अगर पूछा जाए कि क्या होगा तो आपका जवाब सही आएगा, क्योंकि हमको खाली जर्नल ही मारना है। अब आप क्या करिए कि इसको फटाफट से लिख लीजिए। इसको देखिए कि रियल अकाउंट क्या होता है पहले बताइए। कोई ऐसा सामान जो 1 साल से अधिक चलने वाली है वो या तो आ रहा होता है या तो जा रहा होता है, यही ना होता है। तो एशर्ट में सबसे बड़ा एशर्ट देखिए, एशर्ट भी खरीदने का आपको एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। आप देखिए जैसे आपने एक खरीदा कार और इसको 5 साल के बाद अगर हम बेचते हैं तो इसका रेट जो है काफी अधिक डिक्रीज हो गया रहेगा, है ना। हमने खरीदा लैंड, इसको 5 साल के बाद बेचेंगे तो इसका इंक्रीज बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया रहता है। ये होती है एशर्ट की नॉलेज। अगर आप अपना पैसा इन सब चीजों पे खर्च कर रहे हैं तो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाइएगा, ये क्योंकि आपको और नुकसान बर्बाद करने वाली ये शर्ट है। लेकिन अगर ये आप शर्ट खरीद रहे हैं, अगर आप में ये वाली दिमाग है, अगर आप इसको पढ़े हुए रहिएगा तो ये लाइफ में कहीं भी रहिए, किसी कोने में रहिए, आपको ये पर डे इंक्रीज करके दे रहा है, पर डे इंक्रीज हो रहा है ये। अगर आपने अपना पैसा स्टॉक में लगा दिया, स्टॉक मतलब हो गया वो जो शेयर मार्केट होता है, अगर आप शेयर मार्केट में लगा देते हैं अपना पैसा तो वह एक ऐसा शर्ट है जो आपको पर सेकंड कमा के देता है, पर सेकंड कमा के देता है वो। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, उसको अगर आपको मैनेज करने आता है कि कब बेचना है, कब परचेज करना है, कब, देखिएगा जो शेयर मार्केट करता है ना वो दिन भर कंप्यूटर पर बैठा रहता है और वो कभी नुकसान में नहीं जाता है। अगर इसको 0.03 का अगर कमीशन मिल गया, माल सेल करके वो हजारों का टर्नओवर 3-4 मिनट में निकाल लेता है। ये एक ऐसा शर्ट है, अगर आपके पास नॉलेज बढ़िया है तो ये, इस पर मेरा खुद का स्टडी चल रहा है। 2 महीने के बाद इसमें देखिएगा हम खुद आज कल रात को इसको बहुत पढ़े हैं बढ़िया से, और बहुत अच्छा चीज़ है। अगर आप में से किसी को सीखना है तो 2 महीने के बाद मिलिएगा, हम आपको बता देंगे कि वो किस तरीके से उसमें पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। और लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। अरे रिस्क तो कहाँ नहीं है, यहीं पे बिजली गिर जाए हम सब खत्म, क्या रिस्क नहीं है। यहाँ रोज बाइक चलाते हैं, पता नहीं किसी दिन ट्रक चिप दे हम खत्म, रिस्क कहाँ नहीं है। रोज तार लगाते हैं, जिस दिन सट जाएंगे निपटा देगा, है ना। तो रिस्क तो हर जगह है, तो वहां रिस्क लेने में क्या दिक्कत है। लेकिन अगर आपके पास एक प्रॉपर अगर नॉलेज रखते हैं तो ज्यादा रिस्क भी नहीं है, ज्यादा नॉलेज, अगर आपके पास खूब नॉलेज है तो नुकसान उसमें नहीं होता है। अब यहाँ देखिए ये एशर्ट हो गया। अब मान लीजिए कि हमने एक खरीद लिया लैंड एंड बिल्डिंग, है ना। तो हमारे पास क्या आया, अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा बताओ। डेफिनेटली वो जमीन, वो रसीद, हमारा बिल्डिंग और इंक्रीज हो गया ना। अगर मेरे पास पहले 1 बिल्डिंग था तो अब क्या हो गया, अब 2 बिल्डिंग हो गया। अब अगर हम और खरीद ले तो हमारे पास क्या हो गया, 3 बिल्डिंग हो गया, है ना। तो जो आता है उसको डेबिट करना है, जो आ रहा है आपके पास उसी को करना होता है डेबिट। अब इसको डेबिट क्यों करना है अब हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए कि 5 लाख रुपया ऑलरेडी रखा हुआ था, 5 लाख ऐसे नहीं ना होता, इससे लिखाता है, और यहाँ पे कमाए 5 लाख रुपया आपके पास था, ठीक है। आप 2 लाख का एगो जमीन खरीद लिए, हालांकि 2 लाख में तुम्हारा जमीन आज के डेट में मिलने वाला नहीं है, बस खाली समझ लो है? आपने क्या करा कि 2 लाख का जमीन एक जगह खरीद लिया, आपका पैसा घट गया, आप फिर गए, फिर 2 लाख का जमीन आप फिर से खरीद लिए, आप क्या हो गया, और पैसा घट गया। मतलब जब जब आपके पास जमीन आ रहा है पैसा, इसीलिए इसको डेबिट करते हैं। आपके पास अगर 20,000 रुपया है, ठीक है, तो आप गए 4,000 का अपने वाइफ के लिए लिपस्टिक खरीद लिए, लिपस्टिक तुम्हारे पास आया, तुम ओकरा लिए गए कंगन खरीद लिए 10,000 का, कंगन तुम्हारे पास आया, लेकिन उसके बदले में पैसा चला गया। इसीलिए कहा जाता है कि डेबिट व्हाट्स कम इन, मतलब जो आ रहा है वो तुमसे कुछ लेके भी जा रहा है, और वो है तुम्हारा धन। लेके गया ना, तुम यहाँ गोल्डे खरीद लिए जाकर के 10,000 का एक अंगूठी, अब तो कितना रुपया था, 20,000 था ना, तो 4,000 का तो वो भी खरीद लेता। अब तुम्हारे पास बचा कितना, 6,000 में गोल्ड मिलेगा, मान लो कि ले लिया, कुछ थोड़ा पतला वतला है, काम चलने लगा, कान में पहनने वाला, तो ये क्या, बिंदी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पैसा और तुम्हारा खत्म। वो जब जब एशर्ट आएगा, जब जब वो सामान आएगा, उसके बदले में क्या हो जाएगा, आपका पैसा खर्च हो, बिना पैसा खर्च किए वो चीज आएगा ही नहीं। अगर हमको एक और शर्ट खरीदना है तो क्या होगा, ये जब तक पैसा देंगे नहीं वो हमारे पास ये सामान आएगा नहीं। तो जो आता है वो हमसे खर्च करवा लेके जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं डेबिट। अब बताओ ब्याह करना क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? अरे वो जो लाते हो झुनझुना, उसके बदले में कई लाख रुपया खर्च होता है, तो डेबिट हो गया ना।
और बाकी जो जा रहा है वो क्रेडिट हो गया। जैसे कि ये बिल्डिंग आपने 2 साल के बाद इसको बेच दिया, तो 2 साल के बाद बेच दिया तो ये पैसा इसमें लगा हुआ था, और जब आप बेचिएगा तो ये दे देगा ना। अगर आप इसको 5 रुपया में खरीदे हैं तो जब 2 साल के बाद बेचेगा तो ये डेफिनेटली 8 रुपया में ही बिकेगा 8 रुपया में। और ये 5 रुपया जो आपका लगा था वो तो निकल ही गया, और प्लस में और ज्यादा, तो ये कंफर्म रहिएगा। तो तुम्हारा वो डेबिट है ना होता है, कौन दोनों चीज क्या डेबिट होगा? जैसे शादी हुआ तो शादी होने से पहले तो तुम्हारा खर्च हो नहीं गया ब्याह में, ब्याह में खर्च नहीं करेंगे। आप यहाँ देखिए, वो ज्यादा फीलिंग में मत जाइए आप। जो आता है उसको डेबिट करते हैं और जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। एक एग्जांपल लिख लीजिए। अब हम मान लीजिए कि हमने लिखा परचेज लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख का, तो बताइए अगर हमको यहाँ पे डीआर करना है तो किसको करेंगे, और सीआर करना है तो किसको करेंगे? अगर हमको डीआर करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग को क्यों इसको करेंगे? क्योंकि ये आने से पहले हमारा क्या किया? पैसा खर्च कर दिया, और हमारे पास से क्या चला गया? कैश अकाउंट। तो हम इसको कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए मार दीजिए, फटाफट लिख लीजिए। डेबिट का मतलब हो गया खर्च और क्रेडिट का मतलब हो गया आय। तो यहां पर क्या किया जाता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंस, जितना भी हमारा एक्सपेंस होता है वो क्या होता है? डीआर में चला जाता है। और क्रेडिट ऑल द, हो गया सिंपल, सारा खर्च को डीआर करना है और सारा ये इनकम को सीआर करना है। अब हम कुछ आपको यहाँ पर एग्जांपल देते हैं और पूछते हैं, तो बताइए कि ये क्या होगा। जैसे कि हम यहाँ लिखे कि रिसीव्ड कमीशन RS 2000, इसमें सीआर कौन होगा और डीआर कौन होगा? यहाँ हम नाम भी लिख देते हैं, फ्रॉम सोहन। कौन डीआर होगा कौन सीआर होगा? आप देखिए ना कि आपका इनकम हो रहा है कि एक्सपेंस हो रहा है। जब आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं, और जब आप कमीशन रिसीव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? आपका इनकम हो रहा है, और आप इनकम क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो ये इनकम क्या हुआ? अरे तो इनकम मतलब हुआ क्या? पैसा आया ना, और पैसा आया तो क्या वो पैसा किस फॉर्मेट में आया? कमीशन फॉर्मेट में आया है। और जिस फॉर्मेट में आएगा उसमें यहाँ पर मार देते हैं, कमीशन को कर देंगे सीआर, क्योंकि हमारे पास क्या आया? कमीशन आ रहा है। और यहाँ पे एक मिनट मिस्टेक हो रहा है क्या? रिसीव कमीशन फ्रॉम सोहन, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर कैश तुम्हारा सीआर हो जाएगा, कैश, क्योंकि तुम्हारे पास क्या आ गया? कैश आ गया, इसको हो गया सीआर। और यहाँ पे हम जब डीआर करेंगे तो ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या इसमें? कैश अकाउंट कमीशन रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक तो है। यहाँ पर कमीशन पहले ही तो सही लिखे थे आप लोग, देखिए अब चुप रहिएगा आप लोग, हम ही बोलते हैं खाली। कमीशन जो है वो कंफर्म है कि सीआर ही होगा, और यहाँ पे कैश आपका डीआर हो जाएगा, ऐसे आपका एंट्री होगा। ये वाला ये सही एंट्री होगा, क्योंकि जो आ रहा है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और जहाँ से आ रहा है उसको जाके क्रेडिट करते हैं। ये वाली एंट्री इसमें सही होगा, इसको लिख लीजिए। इसमें थोड़ा बहुत अगर आपका कंफ्यूजन बच गया है तो घबराइए नहीं, जर्नल मारेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। यहां पर हमने लिखा कि पेड सैलरी। अब इसमें बताइए कि हमारा सैलरी एक्सपेंस होता है कि सैलरी हमारा इनकम होता है? नहीं, ये मिस्टेक है आपकी, ये सबसे बड़ी भूल है कि हमारा सैलरी इनकम होता है। क्योंकि हम आपको कल भी बोले थे कि अब आप समझिए, अब यहां देखिएगा, कंपनी जो है वो आपकी है, ठीक है। अब आपकी कंपनी है जो 4000 करोड़ की है, अब यहां पे हम करोड़ लिख देते हैं, जो 4000 करोड़ की है, ठीक है। आपके अंदर 1000 मजदूर काम कर रहे हैं, 1000 को आप क्या दे रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। कंपनी आपकी, 1000 मजदूर आपके, और आप उसको क्या कर रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। तो जिस दिन ये सैलरी आप दीजिएगा, ये आपका इनकम कैसे होगा? एक्सपेंस होगा ना। आप समझिए कि जितना भी खर्च होता है, जितना खर्च हो रहा है उसको क्या करना है? डेबिट करना है।
और ये सैलरी आपका खर्च है ना। आप अब मजदूर बन के नहीं सोचिए, आप उसमें स्टाफ बन के नहीं सोचिए, क्योंकि आपको करना है बिलिंग, आप पढ़ रहे हैं अकाउंट, तो इस बार कंपनी होगी आपकी, और जब कंपनी आपकी होगी तो पैसा कौन देगा? आप दीजिएगा, और जब पैसा आप दीजिएगा तो वो आपका खर्च हो जाएगा, उसको एक्सपेंस कहा जाता है। और यहां पे क्या कह रहा है कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और आपका ये सैलरी एक्सपेंस हुआ कि इनकम हुआ? एक्सपेंस हुआ, और इसीलिए ये जब एक्सपेंस होता है तो इसको हम डीआर करते हैं। और क्या दिए हैं उसको? कैश दिए हैं, तो यहां पे क्या कर देंगे? कैश को शेयर कर देंगे, सिंपल है। और अब देखिए ये क्या हो गया? सैलरी क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि सैलरी हमारा एक तरीके से एक्सपेंस है। और हम कहते हैं अगर वेजेज, अगर हमने वेजेज पेड किया है तो वेजेज पेड किया है तो वेजेज हमारा सीआर होगा कि डीआर होगा? डीआर होगा, क्योंकि हम मजदूरी क्या किए? दे दिए। अब जब हम मजदूरी दे देंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? मजदूरी देंगे तो डेबिट करेंगे, क्योंकि मजदूरी भी हमारा क्या होता है? खर्च होता है। आप अपने घर के मालिक होंगे ही होंगे, आप अपने घर के मालिक हैं, और आप अपने घर में किसी मजदूर से काम करवा लिए तो उसको आप पैसा दे देते हैं ना, तो ठीक है, वो मजदूर के लिए इनकम होता है, लेकिन हमारे लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। अगर आपने अपने घर बनवाने में 400 मजदूर लगवाए थे तो 400 मजदूर में से एक को भी अगर आप 200 रुपया भी दिए हैं तो ये कितना हो गया? 8000 आपका एक्सपेंस हो गया। लेकिन ये 200 रुपया अगर आप मजदूर के लिए देखिएगा तो वो उसी का वही इनकम है, समझ गए? तो जो उसका इनकम वही आपका एक्सपेंस। अब हमको बताइए कि हम लोग जो सैलरी लेते हैं वो कंपनी का एक्सपेंस होता है कि इनकम होता है? कंपनी का एक्सपेंस होता है, वो हमारे लिए इनकम होता है। और कंपनी जब अपना एंट्री मारेगा तो क्या मारेगा? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी क्या कर दिया? वो दे दिया, उसका क्या हो गया? खर्च हो गया। और हम जब एंट्री मारेंगे अपना तो क्या मारेंगे? हम लिखेंगे रिसीव्ड सैलरी, है ना। तो जब हम अपना एंट्री मारेंगे तो मारेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, मतलब कि जस्ट उल्टा होगा। आप अगर आपको ये देखिए, वो जो दे रहा है वही आप ले रहे हैं ना, तो जो उसका एक्सपेंस हो गया वही आपका इनकम हो गया, तो एंट्री उल्टा नहीं होगा, उसका खर्च और आपका आय, तो दोनों अपोजिट आपको नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से तो हम अपना एंट्री कभी नहीं मारते हैं, हम हमेशा कंपनी का एंट्री मारते हैं। तो ये तीनों का तीनों अकाउंट आपका क्लियर, हम उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा। हो गया है ना। अब एक बार हम आपको फिर से रिवाइव करवा देते हैं, एक बार फिर से। क्या अकाउंट था? अब हमको लगता है कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। पहला कौन था? पर्सनल अकाउंट। दूसरा कौन था? रियल अकाउंट। और तीसरा कौन था? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल, ये तीनों क्या क्या है? तो पर्सनल उसको बोलते थे जिसमें दो व्यक्ति या तो पैसा कोई ले रहा था या तो कोई पैसा दे रहा था, मतलब उसमें क्या करते थे? डेबिट उसको करते थे जो पैसा क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। और क्रेडिट उसमें करते थे जो पैसा दे रहा है। और ये रियल, इसमें एशर्ट आता है या एशर्ट जाता है। तो जब जब आता है वो हमारा क्या करवा जाता है? एक्सपेंस करवा जाता है। इसलिए इसको करते हैं कि डेबिट द, इसमें द नहीं होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये हो गया आपका, जो जा रहा है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, जो आ रहा है वो डेबिट। और तीसरा क्या था? तीसरा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द ऑल द एक्सपेंसेज, जो आपका खर्च हो गया उसको क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। यहां पर आपका पूरा एक्सपेंस हो जाएगा और क्रेडिट क्या हो जाएगा? तो पूरा का पूरा, ये इतना आपका पूरा कंफर्म हुआ कि नहीं? अब हम लोग जर्नल मारें, आज मार देते हैं, समय बहुत ज़्यादा है, मारते हैं कुछ जर्नल। एक काम करिए, वो सिस्टम खोलिए, खाली ये खींचिए ना, बाद में चल जाएगा, वो क्वेश्चन बाद में मिल जाएगा आपको। और ये ऑनलाइन वाले को डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर अब देखिए हमको क्या करना है, उसका एक फॉर्मेट तैयार करना है। जो क्वेश्चन बनाना है ना, ये जो क्वेश्चन, उसका एक फॉर्मेट तैयार करके और प्रॉपर अवे में बनाते हैं। कैसे उसका फॉर्मेट होता है? सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है डेट, और डेट देकर के ऐसे लाइन खींचा जाता है, ठीक है। अब डेट के बाद वाला जो एंट्री होती है इसको बोलते हैं पार्टिकुलर्स। यहां से इसको लाइन खींच दीजिए। यहां पर एक होता है लेजर फोलियो, LF, LF को बोलते हैं लेजर फोलियो। और यहां पर लिखा जाता है DR अमाउंट, और इधर लिखा आता है CR अमाउंट। ये आप पहली बार फॉर्मेट देख रहे हैं ना, और आज अकाउंट्स भी पहली बार पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना। अब आप इसको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार है और इसको अगर हम छोड़ देंगे तो फिर चीज़ों को भूल जाएंगे। इसलिए इसको एक बार घर में जा करके रिवीजन जरूर करिएगा। ये आपकी पूरी एंट्री हो गई। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ के हमको बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नगद से व्यापार आरंभ किया।
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। ऊपर में जितना हिमांशु का ट्रांजेक्शन्स दिया हुआ है 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक, जिसमें से पहला फरवरी वाला एंट्री क्या है, 1 फरवरी का एंट्री क्या है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। आप फोटो नहीं लिए? अच्छा, तो आप चलिए ना वहां पर बैठ जाइए, वहां पर चलिए, स्क्रीन में देखते रहिएगा। ये अब यहां से अब ध्यान से समझिएगा ये क्या किया है। तो बिजनेस पैसा जो है, पैसा बिजनेस में पहली बार लगाया है और उससे स्टार्ट किया है। जैसे कि हम आपको कहते हैं कि आप एक चाय का दुकान खोलिए, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले उसमें कुछ पूंजी लगाइएगा, एक गैस चूल्हा, उसके बाद उसमें बनाने वाला हो गया, फिर उसमें दूध, तब ना इनकम शुरू होगा। मतलब बिजनेस शुरू करने से पहले भी उसमें कुछ खर्च करना पड़ता है। जैसे जिस दिन एक इंस्टीट्यूट खुला हुआ होगा उस दिन उसके अंदर पहले सिस्टम, पहले रूम किराया, ये सब देना पड़ा होगा ना। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ जाए उसको बोलते हैं कैपिटल, पूंजी। जो हम बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन उसके पहले जो पैसा लग जाता है उसी को बोलते हैं कैपिटल और पूंजी। वो पूंजी हमारा इसमें लगा हुआ है, और जब हम बिजनेस में पैसा लगा रहे होते हैं उसको पूंजी जो कहा जाता है, उसका एंट्री होता है। क्योंकि यहां देखिए, पैसा किसका था? आपका था। पैसा आपका है ना। ये पैसा आपके कंपनी को रिसीव हो गया। आप और आपकी दुकान दोनों अलग अलग चीज हैं, आप एक ही मत मानने लगेगा। जैसे आपकी और आपकी चाय की दुकान दोनों अलग है। आप पर्सनल आदमी, आप एक जेन्युइन कंपनी नहीं है। आप वो पर्सन है जिसका पूंजी लगाया जा रहा है, लेकिन कंपनी वो है जिसमें पूंजी लग रहा है। दोनों में अंतर है। आपका पैसा लगा और उसमें पैसा लगा। तो जब हम पूंजी लगाते हैं तो बिजनेस को पैसा रिसीव हो रहा होता है। नहीं समझ में आया? मान लीजिए कि दुकान जो खोलोगे, उस दुकान में तुम्हारा पैसा लग गया ना, तो उस दुकान में पैसा लग गया मतलब कंपनी में पैसा लग गया, और कंपनी में पैसा लग गया तो कंपनी को वो पैसा क्या हो गया, रिसीव हो गया। और जब हम याद करिए जो रिसीव होता था उसी को डेबिट करते थे ना। तो यहां पर एंट्री, पहला एंट्री मारते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट यहां पर लिखते हैं डीआर, इसको डेबिट बोलते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अब यहां पे हल्का सा यहां जगह छोड़ करके यहां लिखते हैं टू, और क्योंकि हमने क्या दिया है, पूंजी दिया है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ये हमारा पहला एंट्री है, जो क्वेश्चन के हर एक लगभग क्वेश्चन में पहला एंट्री सेम होता है, सब में यही रहता है टोटल में। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, ये रट जाएगा क्योंकि इससे फेरबदल होने वाला कोई है नहीं। क्योंकि आप कॉमन सी बात है, नॉर्मल आप खुद सोचिए, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करिएगा तो स्टार्ट करने से पहले ही पूंजी आपको लगाना पड़ेगा, और जब पूंजी लगाना पड़ेगा तो सब में इंटरेस्ट सेम ही होता है। चाहे वो कंपनी खोलिए, चाहे वो चाय का दुकान खोलिए, चाहे जूता खोलिए, चप्पल खोलिए, कुछ भी खोलिए, आपको ये एंट्री मारना ही होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। पैसा कितना दिया हुआ है? 75,000 है ना। अब ये एक 75,000 इसके सामने लिखाता है और दूसरा 75,000 इसके सामने लिखाता है, ये याद रखिएगा। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। और अब हम यहां पर लिखते हैं बीइंग, यहां पर ये नीचे, और ये बीइंग वही होता है जैसे लिखा है ना कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो वो आप लिख लीजिएगा। ये बीइंग आप लोग यहाँ पर, ये जरूरी होता है। जैसे कि ये सिर्फ ये देख करके समझ में नहीं आता है कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ चला गया, इसलिए हमको उसका सेंटेंस लिखना होता है कि ये पैसा कहाँ गया। जैसे कि हम आपको पैसा दे दिए, तो दिए तो अगर उसको लिखेंगे नहीं कि ये पैसा क्यों दिए थे, तो कल को हमको याद ही नहीं रहेगा कि वो पैसा किस लिए दिए थे, है ऐसा होता है ना। तो इसी को यहाँ से डिस्क्राइब करके लिखा जाता है, तो आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। अब बाद में लिखिएगा। यहाँ दूसरा एंट्री क्या है? 7 तारीख का एंट्री है, और 7 तारीख का एंट्री में कह रहा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहां से देखिए, यहां समझो, यहां पे ये चला, ये क्या किया है, माल परचेज किया है। और जब माल परचेज करेगा और वहां पे दिया हुआ है कि नगद खरीदा है, नगद खरीदा और माल परचेज किया है, तो थोड़ा स्लो मोशन में जब आ करके देखिएगा तो क्या होगा कि हमारे पास से पैसा जा रहा होगा और सामान आ रहा होगा, ये ना होता है। क्या आ रहा है वो नहीं लिखा हुआ है, कह रहा है कि सामान, उसका हिंदी लाइन पढ़िए ना, क्या लिखा है, नगद माल खरीदा। परचेज गुड्स, गुड्स का मतलब होता है कि सामान, कुछ भी हो सकता है। तो सामान खरीदा है, तो वो तुम्हारे पास जो सामान खरीदा है वो तुम्हारे पास आया होगा, आया होगा ना। और आने से पहले क्या हुआ होगा, पैसा गया होगा। जैसे तुम किसी, मान लो तुम अपने बीवी के लिए लिपस्टिक खरीद लिए, तो लिपस्टिक खरीदोगे तो वो लिपस्टिक आपके पास आएगा, और लिपस्टिक आने से पहले वो पहले दुकानदार पैसा लेगा ना, तब ना लिपस्टिक देगा आपको। तो जब आप डेबिट करने की बात आती है तो किसको डेबिट करेंगे, लिपस्टिक को कि कैश को?
कैश तो चल गया, जो आया उसको ना करेंगे। आज जब लिपस्टिक नहीं लिखा रहे, जब लिपस्टिक नहीं लिखा रहे तो खाली हम परचेज को डीआर कर देते हैं। जब ये दिया ही ना रहे कि क्या दिया, क्या खरीदे हैं, तो हम सिर्फ कर देते हैं परचेज अकाउंट। अगर यहाँ पर दिया होता कि हम फर्नीचर अगर खरीदे हैं तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर फर्नीचर लिखते। यहाँ पर दिया होता लैपटॉप तो हम क्या करते, लैपटॉप। यहाँ पर लिखा होता कंप्यूटर अगर परचेज किए तो यहाँ पर कंप्यूटर लिखते। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम चुपचाप परचेज ही लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या से खरीदे हैं, कैश से खरीदा है ना, तो यहाँ पर सिंपल यहाँ लिख देंगे कि क्या, कैश अकाउंट। पैसा कितना दिया हुआ है, पैसा 10,000 और ये नेक्स्ट हो गया। अब एंट्री, अगला एंट्री क्या है, स्वाति को उधार माल बेचा। अब सुना, स्वाति, तुम दुकान पे बैठे थे, तुम कंपनी के अंदर बैठे थे, तुम्हारी मैडम आई स्वाति, ठीक है, ये ना कह रहा है कि स्वाति को उधार माल बेचा। तुम ऐसे बैठे थे दुकान पे, बिलिंग जहाँ होती है, क्योंकि करना तो फ्यूचर में बिलिंग ही है। स्वाति आई और आपको बोली कि हमको सामान दे दीजिए लेकिन हम पैसा बाद में देंगे, तो तुम पिघल गया। अगर मान लो आप पिघल गए कि अच्छा ठीक है ले जाइए, आप हैं तो दे देते हैं, कोई और होता तो नहीं देते, तो ठीक है मैडम से तुम पैसा तो मैडम को, सामान तो तुम मैडम को दे दिया, लेकिन तो बाद में ना, अभी 9 तारीख को क्या कर रहा है बेचारा, 9 तारीख को ये अकेले दुकान पर बैठा था और आई मांगने, कह रही है कि हमको माल दे दीजिए, हम पैसा आपको बाद में दे देंगे, ये वो बोली है। तो ये कहा कि ठीक है ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप हमको पैसा बाद में ही दीजिएगा। तो देखिए क्या हुआ, आप अपने आप को सोचिएगा कि आप स्वाति को माल बेच रहे हैं, तब समझ में आएगा। आप दुकानदार हो गए और स्वाति आपके सामने आई है माल खरीदने, तो क्या किए, स्वाति को पैसा दे दिए, सॉरी ये सामान दे दिए, लेकिन पैसा नहीं लिए। आप ठीक से समझिए क्या हुआ, यहां पर आपका सामान चला गया लेकिन उसके बदले में उसका पैसा नहीं आया। उधार ले गई है ना, क्लियर लिखा है कि स्वाति को उधार माल बेच रहे हैं, और जब स्वाति को उधार माल बेच रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्वाति हमारी सामान लेकर के चल गई लेकिन अभी तक पैसा नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे इधर आओ, तुम अपना नाम बताओ, मोबाइल नंबर दो, अपना घर बताओ कहाँ है, पिताजी का नाम क्या है, पूरा उसका खाता खतियान लेके ही ना देंगे। तो ऐसे नहीं कह रहे ले जाइए, आपको क्या दिक्कत है, ऐसा तो नहीं करते हैं। पहले उसका डिटेल्स हमको चाहिए होता है कि तुम हो कौन, कहाँ की हो, तब हम तुमको उधार माल देंगे। मतलब कि जब जब अगर हम उधार माल सेल करेंगे तो उसका हम नाम लिखेंगे जर्नल में कि स्वाति अकाउंट, ये हमको स्वाति का नाम उसमें लिखना पड़ेगा। और जब हम अगर नगद माल सेल कर देंगे, कैश माल सेल कर देंगे, तो हम कहाँ और आप कहाँ। आप रोज पटना में जाकर के किसी से दूध, किसी से पानी, किसी से कपड़ा, किसी से कुछ भी करवाते हैं, पैसा दे दिए, दुकानदार कहाँ और हम कहाँ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपके जो बगल में सबसे नियरेस्ट दुकानदार होगा, जो आपको पहचानता होगा, उससे जाकर के अगर उधार माल मांगिएगा तो दे देगा, दे देता है ना, क्योंकि जिससे संबंध हो वो आपको आराम से उधार दे सकता है, लेकिन वो संबंध दिखाना पड़ता है। और जिसके साथ संबंध नहीं रखना है उसको जाइए और नगद नगद माल खरीदिए और कहानी उसका खत्म। क्लियर, ये समझ में आ गया। तो अब हमको बताइए कि स्वाति से स्वाति को उधार माल बेचे हैं, तो इसमें डेबिट कौन हुआ, स्वाति हुई कि हम हुए, पैसा नहीं दिया, ठीक है, ठीक है। अब हम आपको बताए थे यहाँ पर कि जब जब किसी व्यक्ति से किसी खास व्यक्ति को माल देंगे या लेंगे तो वहां डेबिट है। और इसे बताए थे कि नहीं कि डेबिट उसको करते हैं जो रिसीवर हो और क्रेडिट उसको करते हैं जो क्या हो, गिवर हो। तो आप देने वाले थे ना, तो आप देने वाले तो अपने आप को डेबिट कैसे करिएगा, आप तो अपने आप को, लेने वाली कौन है, अरे वो मैडम स्वाति है ना, तो यहाँ डेबिट किसको करेंगे, स्वाति अकाउंट डेबिट टू, नहीं यहाँ पे होता है सेल्स अकाउंट। पैसा कितना है, 5,000 का माल लेके चल गई है, 5,000 का ले गई है। आगे फर्नीचर नगद खरीदा। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, हमेशा ये कभी विफल नहीं होगा। यहां पर दो होता है, एक होता है परचेज और एक होता है सेल, एक होता है खरीदना और बेचना। इधर देखो,
तो जब जब माल परचेज करते हैं तो परचेज ऑलवेज इन डेबिट साइड, याद रखना परचेज हमेशा डेबिट में ही जाएगा, और जब जब हम माल सेल करेंगे ऑलवेज क्रेडिट साइड में जाएगा। देखो यहाँ पे परचेज डीआर में गया है और सेल्स सीआर में गया है, ये हमेशा होगा, ये कभी बदलने वाला ही नहीं है। जब जब अगर परचेज की बात आ जाए उसको डेबिट में चुपचाप आंख बंद करना और परचेज लिख देना, गलत नहीं होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, नगद में क्या कह रहा है कि 12 तारीख वाली में बोलो ना, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, ये परचेज किया है। जब जब परचेज करेगा तो परचेज को ही डीआर करते हैं, परचेज को ही डेबिट करते हैं, ये कंफर्म है कि परचेज को डेबिट करना है। अब एक चीज और है कि अगर दे दिया है कि क्या खरीदे हैं, अगर दिया हुआ है कि खरीदे क्या है तो उसको डेबिट करेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ तो दिया है कि नहीं दिया है, यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ पे कर देंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया, कैश अकाउंट। पैसा बताइए 3000 और यहाँ पे 3000 आराम से। और नेक्स्ट एंट्री क्या है, हाँ ये देखो ये 9 तारीख को माल ले गई थी कितना 5000, 18 तारीख को ये फिर चुकाने आई, यही स्वाति है, ये है ये जो उधार माल ले गई थी 5000 का, ये 18 तारीख को 9 दिन के बाद लौटाने आई है। और फिर से तुमको एक बार दुकान में दर्शन हो गया, लेकिन इस बार वो क्या करने आई है, पैसा देने आई है। तो जब पैसा देने है तो इस बार हमारे पास रिसीव हो रहा है कि दे रहे हैं, इस बार रिसीव हो रहा है। और जब हमारे पास रिसीव हो रहा है तो डेबिट किसको करेंगे, हम अपने आप को। और हम अपने आप को डेबिट कैसे करते हैं, कैश अकाउंट से, क्योंकि हमारे पास स्वाति नहीं आई है, वो स्वाति पैसा देने आई है, कैश है ना। और कैश देने आई है तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू किससे किससे लिए हैं, स्वाति अकाउंट। पैसा बाकी नहीं रहा है, ये देखना रहता है कि बाकी रहा कि नहीं। देखो तो बेचारी 5000 का माल ले गई थी, अब 5000 तुम्हारा लौटा दी, कहानी तुम्हारा क्लियर। अब अगला एंट्री रेंट। अब देखिए याद रखिएगा, रेंट हो, सैलरी हो, इंश्योरेंस हो, कमीशन हो और वेजेज हो, अगर ऐसा ऐसा कोई खर्च आता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि सारे खर्च को डेबिट किया जाता है और सारे इनकम को क्रेडिट किया जाता है। और आपका रेंट क्या होता है, आपका खर्च होता है ना। आप किराया देते हैं ना अपने घर में, और जो किराया देते हैं वो आपका खर्च है कि इनकम है। मूर्ख से मूर्ख आदमी बता देगा कि खर्च है, तो आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं। किराया क्या है, वो खर्च है। और यहाँ पर 19 तारीख का एंट्री है क्या, 2800 में है, एक में अटका देते हैं। 19 तारीख वाला में क्या कह रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश दिया है ना उसको, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे, पैसा 1000। और उसके बाद सैलरी है तो क्या करेंगे, सारे एक्सपेंस को डीआर करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्या दिए हैं, पैसा 1500। अब देखिए इतना पर आज काफी है, कल बताएं कि इसको कैसे भरा जाता है। देखिए अगर आज इस क्लास में आपको 20% भी समझ में आया है ना तो आप लकी हैं और आप ठीक हैं। आप अगर 20% भी ये लेक्चर कवर कर लिए हैं तो आप समझिए कि आप एकदम परफेक्ट है, आप में कोई भी परेशानी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर 20% से कम आया है तब आपको थोड़ा सा और पढ़ना होगा। अगर आप 20% भी समझ लिए हैं, बस खाली आपको डीआर सीआर बुझा गया है, तो आप ठीक हैं, वो क्लियर हो जाएगा। और हमको उम्मीद करते हैं कि आप 20% से अधिक समझे होंगे। 70-80% तो आपको समझ में आ ही गया होगा टोटल चीज का, है कि नहीं। हम 70-80% का उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 20% भी समझे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि आज पहला एंट्री था, आज लाइफ में पहली बार मार रहे हैं। और 20% समझ लेना भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर आपको दिक्कत है तो जाइए, लेक्चर 10 बजे के पहले अपलोड हो जाएगा, वहां जाकर के देख लीजिएगा, पढ़िए। और नहीं कैसे समझ में आएगा, आप वैसा हो ही नहीं सकता है कि आप यहाँ से जाइए, घर बनाइए और घर पे बना करके एक बार और दूसरे कॉपी में बनाइए, दिक्कत हो रहा है तो वीडियो देख करके और फिर उसको बनाइए। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम पढ़ाना संन्यास ले लेंगे, नहीं पढ़ाएंगे कल से, इतना हम आपको गारंटी देते हैं। आप इसको 2 बार 3 बार बनाइए, और नहीं अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो जाके देखिए, उसके बाद बनाइए। अगर इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम कल से पढ़ाना छोड़ देंगे, ऐसा होगा ही नहीं। कन्फर्म है कि अगर आप 2 बार 3 बार इसको बना रहे हैं और आपको ना समझ में, ये असंभव बात है, एकदम आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आप छोड़ दीजिएगा तो कन्फर्म है कि जो आया है वो भी भुला जाएंगे। कल हम आपको लेजर बताने वाले हैं, सॉरी वाउचर। कल किसी भी हाल में क्लास नहीं छोड़िएगा, कल एकदम आइए रेगुलर, ठीक है। आज के लिए इतना है।